हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल फिजिक्स पाठशाला में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, अभी तक हम लोग इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था अपना विवर्तन। और विवर्तन हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। जो विवर्तन वाला चैप्टर था वो हमारे पूरी तरह से समाप्त हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब आपका जो इसी में थोड़ा सा एक नया टॉपिक बचता है, मतलब बनता है इस चैप्टर में, वो है आपका विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा। अब आप लोग देखो, थोड़ा सा देखेंगे, हम लोग समझ रहे हैं कि विभेदन क्षमता है विभेदन सीमा क्या होती है। तो एक चीज़ और देख लो दोस्तों कि हम लोगों ने जो विवर्तन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, अभी हमने एक ही प्रयोग पढ़ा है उसमें विवर्तन का, केवल एकल झिर्री द्वारा विवर्तन। थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा एक आपको कुछ मज़ेदार बातें बता रहे हैं। आज का चैप्टर आपको पढ़ के थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है, छोटा सा ही 15-20 मिनट में हम इसको ख़त्म करें दे रहे हैं। तो देखो दोस्तों, एक बात बताओ कि हम लोगों ने जो इसके पहले विवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो एकल झिर्री के कारण से विवर्तन पढ़ा था। मतलब एक इस प्रकार से झिर्री थी या छिद्र था, ऐसे एक कुछ इस प्रकार से किरणें यहाँ पे देखो ऐसे मुड़ के जा रही थी सब जगह। और यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे कुछ विवर्तन प्रतिरूप बन रहा था, यहाँ पे कोई स्रोत रखा था इस प्रकार से। और यहाँ पे जो विवर्तन प्रतिरूप बन रहा था तो फ्रिंजें बन रही थी। और फ्रिंजें किस प्रकार से बन रही थी, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा थी यहाँ पे इस वाले भाग में, और कुछ कम थी तीव्रता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या केंद्रीय फ्रिंज बन रही थी। ऐसी को हम तीव्रता के पदों में बनाएं तो ऐसे बन रही थी तीव्रता। देखो केंद्रीय वाले भाग में ज़्यादा तीव्रता मिल रही थी, फिर एक निम्नष्ट मिल रहा था, फिर एक दूसरा उच्चिष्ट मिल रहा था, फिर निम्नष्ट मिल रहा था, फिर एक तीसरा उच्चिष्ट, फिर निम्नष्ट। इस प्रकार से था। ऐसे ही क्या था, ऐसे ही था, इस प्रकार से था। इस प्रकार से हमने देखा था कि एकल झिर्री के कारण से विवर्तन क्या होता है। देखो ये तो है तीव्रता वाला वक्र, ये जो हमने चित्र बनाया हुआ है ग्राफ, ये तो तीव्रता वाला है। और इसे हम क्या कह दे रहे हैं, ये विवर्तन प्रतिरूप या फ्रिंजों वाला है। तो फ्रिंज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फ्रिंज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, एक चित्र बनाया दे रहे, एक देखो डार्क, एक ऐसी कैसी थी, आयताकार फ्रिंज थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चमकीली थी, एक डार्क लाइन थी, फिर थोड़ी सी चमकीली रेखा ऐसे कह लो कम मिली थी, इस तरफ भी कम मिली थी, फिर देखो काली वाली रेखा थोड़ी सी मोटी होती चली जा रही थी, ये वाली। और ये जो सफ़ेद वाली पट्टी है बीच की, ये पट्टी थोड़ी सी कैसी होती चली जा रही थी, सक्रिय होती चली जा रही थी। अर्थात हम ऐसे कह दे रहे कि जो छिद्र के कारण से जो हमें फ्रिंजें प्राप्त देखो ना, दोनों समझना अंतर, फ्रिंजें अलग बात है और जो विवर्तन जो आपका जो तीव्रता वाला वक्र है वो अलग है। तीव्रता वाला वक्र इस प्रकार से कि सेंटर वाले भाग में कुछ ज़्यादा तीव्रता प्राप्त हो रही है, उसके बाद आपको थोड़ा सा कम तीव्रता है, प्रथम निम्नष्ट मिल रहा है, ये प्रथम निम्नष्ट इस तरफ, एक प्रथम निम्नष्ट इस तरफ, उसके बाद फिर उच्चिष्ट मिल रहा है जिसकी तीव्रता केंद्र वाले भाग की तीव्रता की तुलना में कम है। और इसको हम क्या कह दे रहे थे, गौणोच्चिष्ट या सब्सिडरी मैक्सिमा। इसी प्रकार से फिर मिनिमा में लगा द्वितीय मिनिमा, ये द्वितीय मिनिमा, ये द्वितीय मिनिमा। और इसी प्रकार से इसके आगे फिर उच्चिष्ट मिला जिसकी तीव्रता जो पहले उच्चिष्ट मिला था उसकी तीव्रता की तुलना में थोड़ी सी फिर से क्या हो गई, कम हो रही है। अर्थात जो उच्चिष्ट है उनकी तीव्रता लगातार कम होती चली जा रही। ये तो हमने समझ लिया था। तो ये था आपका एकल झिर्री के कारण से विवर्तन। लेकिन देखो आपके सिलेबस में चूँकि नहीं है और इसीलिए हम आपको थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज करवा के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक बात और बताओ दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कहा था, देखो एक सीधी किरण जा रही है बिल्कुल, वही जो थीटा कोण पे विवर्तित किरण है, हमने माना था ये वाला कोण थीटा हो गया, ऐसे ही तो था। तो हमने जब सॉल्व किया था तो ये ई साइन थीटा बराबर, देखो हमने क्या निकाला था, ये कैलकुलेशन की थी, ई साइन थीटा बराबर क्या था, ये प्लस माइनस लैम्डा कह दो, ऐसे ही तो निकाला था। या साइन थीटा बराबर क्या निकाला था, थोड़ा सा देखना आप लोग, लैम्डा अपॉन ई। या इसी को लगभग छोटे कोण के लिए थीटा बराबर क्या कह दे रहे थे, तो ये कह रहे थे प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई। अर्थात देखो जो किरणें मुड़ रही थी या विवर्तित हो रही थी जिस कोण पर, उसका मान कितना था, लैम्डा अपॉन ई। यही तो था, लैम्डा अपॉन ई था इसके लिए, इस प्रकार से थीटा का मान। और यहाँ पे जब किरणें मोड़ के पहुँच रही थी तो हमने देखो जनरल ऐसे भी कह दिया था, एम लैम्डा अपॉन ई कह दो, एम का मान 1 रखेंगे तो वो प्रथम निम्नष्ट मिलेगा, 2 रखेंगे तो द्वितीय निम्नष्ट मिलेगा, 3 रखेंगे तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था। ये क्लियर हो गया, ये तो अपना पुराना वाला टॉपिक है। अब देखो इसी में कुछ मज़ेदार बातें समझते हैं। एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि हम आपको कुछ अलग बताना चाह रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें उसका उपयोग करना है। जो हम आगे टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं विभेदन क्षमता है विभेदन सीमा का, वहाँ पे हम उपयोग करने वाले हैं उस टॉपिक का। तो थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो जो आपके सिलेबस में नहीं, बस हम थोड़ा सा ही बताएंगे, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मान लो जो आपका जो अवरोध हो उसका द्वारक कैसा हो,
वृत्ताकार द्वारक हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से छिद्र हो, मान लो एक प्लेट हो गई ये, और इस प्रकार से देखो ये वाली पूरी प्लेट होगी, इसमें क्या है, एक छिद्र है, कैसा छिद्र है, वृत्ताकार छिद्र है, अपर्चर ऐसा, इस प्रकार से ऐसे मान लो, क्योंकि एक प्लेट है इस प्रकार से, उसमें बीच में एक छिद्र है, इसको हम ऐसे बनाए दे रहे हैं। और यहाँ पे मान लो कोई स्रोत रखा हुआ है, यहाँ पे कोई स्रोत रखा हुआ है, और अगर मान लो देखो यहाँ से प्रकाश चल रहा है ए, इस प्रकार से, फिर क्या होगा, जैसे ही छिद्र से गुजरेगा, अगर छिद्र का जो आकार है या उसकी जो कोटि है प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होगी, तो ये प्रकाश जो छिद्र से जो गुजरने वाला प्रकाश होगा वो क्या हो जाएगा, सभी दिशाओं में फैल जाएगा, ऐसे कह लो क्या हो जाएगा, विवर्तित हो जाएगा ए, इस प्रकार से। यहाँ पे कोई क्या रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है, तो हमने मान लिया देखो ये प्रकाश जो मुड़ा है, मान लो कोई कोण थीटा कोण पे मुड़ गया, जैसे पहले वाले प्रयोग में कर रहे थे, क्योंकि इसको हम ज़्यादा नहीं बता रहे, बस एक छोटा सा पॉइंट लेके बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ प्रकाश की तीव्रता आपको ज़्यादा मिलेगी, फिर प्रकाश जैसे पहले मिल रहा था, सेंटर वाले भाग में ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता, उसके बाद प्रकाश की तीव्रता प्रथम आपको निम्नष्ट मिल जाएगा, केंद्रीय भाग में क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा, उच्चिष्ट का मतलब ज़्यादा तीव्रता, उसके बाद फिर आपको उच्चिष्ट मिलेगा, लेकिन उसकी जो तीव्रता होगी वो केंद्रीय वाले भाग या सेंटर वाले भाग की तुलना में कैसी होगी, थोड़ी सी कम होगी या उसकी तुलना में कम होगी, तो इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे पहले वाले में हमें फ्रिंजें मिल रही थी, ये हम इसको फ्रिंज बोले दे रहे हैं, ये फ्रिंज है, वहाँ पे कैसी मिल रही थी, वहाँ पे कुछ पट्टी मिल रही थी, एक चौड़ी पट्टी तीव्रता ज़्यादा तीव्रता की, फिर काली काली पट्टी, फिर जो सफ़ेद पट्टी थी वो थोड़ी सी सक्रिय हो गई थी, काली पट्टी और चौड़ी हो गई थी, सफ़ेद पट्टी और सक्रिय होती जा रही थी, काली पट्टी और चौड़ी होती है। लेकिन ऐसी वाली स्थिति में जब आपका जो अवरोध है वो कैसा है, वृत्ताकार है, ऐसी स्थिति में पता क्या होगा, हमें पट्टी ना मिलकर क्या मिलेगा, एक वृत्ताकार क्या मिलेगी, एक तीव्र जो होगा, जो यहाँ पे हमें फ्रिंज प्राप्त होगी, फ्रिंज से मतलब वो वाला भाग जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम है या प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या मिलेगा, एक हमें सर्किल मिलेगा, देखो ये वृत्ताकार भाग मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी, फिर क्या होगी, एक पतली सी लाइन होगी, जैसे वहाँ पे एक पतली सी लाइन थी, वृत्ताकार लाइन होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा, फिर क्या होगा, दूसरी पट्टी मिलेगी हमें, देखो ये वाला गोलीय भाग ज़्यादा था वृत्ताकार, ये वाला वृत्ताकार भाग कैसा होगा, ये थोड़ा सा सकरा हो जाएगा, ये बड़ा था ये थोड़ा सा छोटा हो गया, और ये वाली लाल लाइन जो थी, मतलब काली लाइन जो हम कह रहे हैं अंधेरा था, ये वाली थोड़ी पतली थी, ये वाली कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और इसी प्रकार से रिंग से क्या मिलता जाएगा, रिंग के रूप में दीप्त अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती चली जाएंगी। वहाँ पे देखो अलग मिल रही थी, पट्टी के रूप में मिल रही थी, यहाँ पे क्या मिल रही थी, रिंग के रूप में मिलेगी। मुख्यतः अधिकतम जो, अगर हम इसका तीव्रता का वक्र बनाए जैसे उसमें बनाया था, तो तीव्रता का वक्र अगर हम बनाए तो वो भी ऐसे होगा, केंद्रीय वाले भाग की जो तीव्रता होगी, ये वाला भाग, इसकी तीव्रता कैसी होगी, इसकी तीव्रता हो जाएगी सबसे ज़्यादा, ये वाली, फिर निम्नष्ट मिलेगा, ये वाला निम्नष्ट है, और फिर जो ये वाली तीव्रता है ये केंद्रीय वाले भाग की तुलना में कम होगी, थोड़ा सा हमने छोटा सा ग्राफ बना दिया, इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो ये तीव्रता वाला वक्र है, ये फ्रिंज है, अर्थात हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एक लाइन में सुन लो कि आपने जो एकल झर्री के कारण जो विवर्तन पड़ा है, वहाँ पर जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही थी वो सफ़ेद या काली पट्टियों के रूप में फ्रिंजें मिल रही थी, जो फ्रिंजें हमें दिखी थी उस वाले प्रयोग में, जो हमने स्लाइड का प्रयोग देखा था, एक बायोलॉजिकल स्लाइड पर हमने खरोंच के जो प्रयोग बनाया था वही था आपका एकल झर्री का। तो उसमें हमें क्या मिल रहा था, उसमें हमें जो प्राप्त हो रही थी फ्रिंजें वो कैसी प्राप्त हो रही थी, सेंटर वाले भाग में सबसे ज़्यादा तीव्रता की और सबसे ज़्यादा चौड़ी एक पट्टी प्राप्त हो रही थी, उसी को हमने फ्रिंज बोल दिया था। उसके बगल में एक पतली सी काली पट्टी थी, वो अदीप्त फ्रिंज हो गई। फिर जो दूसरी दीप्त फ्रिंज मिल रही थी जहाँ पर रोशनी थी या प्रकाश था, वो केंद्रीय वाले भाग की तुलना में कम होती चली। इस प्रकार से था ना, सेम ऐसे यहाँ पे हो रहा। अब चूंकि द्वारक कैसा है, जो अवरोध है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पे जो फ्रिंजें प्राप्त होगी वो केंद्रीय जो वृत्त होगा, सेंटर वाला वृत्त, ये वाला, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, बड़ा वृत्त भी होगा, चौड़ा होगा थोड़ा सा। अब उसके बाद जो हमें एक काली काली लाइन मिलेगी, ये भी वृत्ताकार काली काली लाइन है, ये आपकी पहली ऐसी मान लो क्या होगी, पहली अदीप्त फ्रिंज हो गई। इसके बाद देखो दूसरी पट्टी मिल रही वृत्ताकार में पट्टी, ये आपकी क्या हो गई, द्वितीय, ऐसे कह लो गौणोच्चिष्ट हो गया। ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे पट्टी कैसी है, यहाँ पे वृत्ताकार पट्टी है, वहाँ पे सीधी पट्टी मिल रही थी, लाइन ऐसी आयताकार पट्टी मिल रही थी। तो ये क्या हो गया, ये द्वितीय आपका ऐसा कह लो गौणोच्चिष्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, दूसरी वाली जो लाइन बनी है ये हो गई अपनी द्वितीयक मिनिमा।
तो इस प्रकार से अगर हम मान लो इनकी तीव्रता की बात करें तो केंद्रीय वाली जो वृत्ताकार फ्रिंज है इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, मुख्यतः प्रकाश इसी में होगा। फिर क्या होगा, निम्नस्ट होगा, प्रथम निम्नस्ट, ये निम्नस्ट वाली आदित्य काली वाली लाइन की हो गई मान लो। फिर क्या होगा, द्वितीय मतलब दूसरा उच्चिष्ट मिलेगा जिसकी तीव्रता इसकी तुलना में काफ़ी कम होगी, तो इसको हमने क्या कह देंगे, गौणोच्चिष्ट। तो देखो ये जो पट्टी दूसरी पट्टी में लगी ना पतली वाली, ये गौणोच्चिष्ट की हो गई। और इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे उच्चिष्ट क्या हो जाएंगे, कम तीव्रता के होते चले जाएंगे, और इसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएंगे, ऐसी फ्रिंजें बनती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वृत्ताकार अपर्चर जो होता है या द्वारक जो होता है उसमें ऐसी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार से तीव्रता वक्र आपको लगभग समान देखने को मिलेगा, जैसे पहले सिंगल स्लिट वाले में भी था या वृत्ताकार वाले में भी, लेकिन जो फ्रिंजें होंगी या जो फ्रिंजों का आकार होगा वो दोनों में अलग अलग हो जाएगा। अब देखो इसमें भी थीटा था, उसमें भी हमने थीटा निकाला था, तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे। इसमें जो थीटा का मान आएगा उसमें हमने भी निकाला था, इसमें जो थीटा का मान आएगा जब वृत्ताकार अपर्चर लेके हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, जो आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको केवल याद रखना है कि थीटा कोण पे किरण जो किरणें हैं मुड़ रही है, प्रकाश की किरणें, तो जो थीटा का मान आएगा वो 1.22 लैम्डा अपॉन में ये डी आ जाएगा, जहाँ पे डी क्या है, इस द्वारक का ये अपर्चर का व्यास है, ये लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दर। तो ये हो गया इसका मान इसके लिए। उसके लिए क्या था थीटा, तो उसके लिए था ये अपना कितना कि लैम्डा अपॉन ई, ये था सिंगल स्लिट के लिए, और ये किसके लिए हो गया थीटा, ये हो गया वृत्ताकार द्वारक के लिए, आप अपर्चर के लिए। क्लियर हो गया। तो इस कोण पे किरणें मुड़ेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे इस थीटा कोण पे जाएंगी तो देखो ये मिनिमम बन रहा था, ये मिनिमम हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को। तो ये कुछ हमें बताना था वृत्ताकार द्वारक के लिए। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है, विभेदन क्षमता होती है, वो किस प्रकार से होती है। तो देखो दोस्तों एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा सा सोचना कि विभेदन क्षमता, जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा, विभेदन दो चीज़ों में क्या कर दे, विभेद कर दे, उसको हम क्या कह देंगे, विभेदन। मतलब किसी को देखो, जैसे सामान्यतः अगर हम कोई वस्तु देखते हैं, किसी भी चीज़ों को या वस्तुओं को देखते हैं, दो वस्तुओं को, देखो विभेदन से मतलब ही है दो चीज़ों में अंतर करना। विभेद हम क्या, एक चीज़ में तो आप विभेद कर नहीं पाओगे। जैसे हमने एक पेन है तो आप इसमें विभेद करो, तो विभेद करने के लिए कोई भी दो चीज़ें आवश्यक है कि होना चाहिए। तो हमें ये निकालना है कि विभेदन क्षमता क्या होगी किसी भी प्रकाश के यंत्रों की। अब देखो प्रकाश के यंत्रों से मतलब क्या है, पहले तो एक छोटा सा पॉइंट ये समझते हैं। प्रकाश के यंत्रों से मतलब सूक्ष्मदर्शी हो गई, दूरदर्शी हो गई, कोई भी लेंस हो गया, एक चश्मा भी हो गया पहनने वाला, वो भी प्रकाश के यंत्र है। तो ये सब जो प्रकाश के यंत्र है कैसे, कृत्रिम प्रकाश के यंत्र है। यहाँ तक कि जो हमारी आँख है वो भी क्या है, प्रकाशिक यंत्र ही है, जो कि कैसा है, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है या नेचुरल प्रकाशिक यंत्र है, क्योंकि उसमें भी एक लेंस लगा हुआ है। आप लोगों ने मानव नेत्र पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पीछे क्या होता है कि नेत्र लगा होता है, और नेत्र जो लेंस लगा होता है नेत्र में, और वो लेंस क्या करता है, जो भी प्रकाशिक किरणें आती हैं वस्तु से चलकर उसको रेटिना पे क्या करता है, फोकसित करता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पे, वस्तु हमें क्या देती है, दिखाई देती है। ये हो गया। तो सभी प्रकार के प्रकाशिक यंत्र क्या करते हैं, जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं, चाहे आपके कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र हो या नेचुरल, जैसे आँख हो वो भी प्रकाशिक यंत्र है। तो जब हम प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे अगर कोई दो वस्तुएं हैं, जैसे हम मान लो ऐसे मान रहे हैं कि एक वस्तु ए रखी है और इसी के पास में दूसरी वस्तु ए रखी है, दो वस्तुएं पास पास रखी हैं। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र की दो वस्तुओं को, दो समीप रखी वस्तुओं या ऐसे कह लो दो वस्तुओं को अलग अलग, देखो अलग अलग से मतलब होता है विभेदित, विविध करके देखने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, सीधी सी अभी परिभाषा समझ रहे हैं हम लोग, फिर इसमें डिटेल में चल रहे हैं, वो उस प्रकाशक यंत्र की कहलाती है विभेदन क्षमता। किसी भी प्रकाशक यंत्र की दो समीप रखी वस्तुओं को या ऐसे कह लो दो वस्तुओं को अलग अलग ठीक ठीक विभेदित करने की जो उसकी क्षमता होती है वो कहलाती है उस प्रकाशक यंत्र की विभेदन क्षमता। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो एक लाइन की परिभाषा क्लियर होगी। अब देखो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले आप एक मज़ेदार टॉपिक समझो। ठीक है, रिजॉल्विंग जो कंसेप्ट है रिजॉल्विंग पावर का उसको समझ लो। फिर इसी के बाद एक साइंटिस्ट थे रेले, उन्होंने कुछ अपना एक कंडीशन रखा था, इसी को हम रेले की कसौटी कहते हैं या रेले का क्राइटेरिया कहते हैं। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि रेले ने क्या शर्त दी थी कि कोई भी वस्तु हमें दो अलग अलग कब दिखाई देगी, दो समीप रखी वस्तुएं, दो वस्तुएं हमें अलग अलग कैसे दिखाई देंगी, कब दिखाई देंगी। अब देखो आप एक मज़ेदार बात समझो दोस्तों। पहले किसी भी वस्तु को हम लोग जो देखते हैं, किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो हमने मान लिया
एक कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है, तो आप बताओ इस वस्तु को कैसे देख रहे हैं। सिंपल सी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप लोग बताओ जरा कि एक बिंदु वस्तु जो है इसको हम कैसे देख रहे हैं, या चलो बिंदु वस्तु छोड़ दो, ये पेन जो है या बिंदु वस्तु कोई भी मान लो, इसको हम कैसे देख रहे हैं। आप लोगों का वो इतना आसान सा क्वेश्चन, सर इसको तो ऐसे देख रहे हैं हम लोग कि जो भी प्रकाश है अब आसपास उपस्थित है, हमारे आसपास प्रकाश, वो इससे टकरा रहा है और टकराने के पश्चात वो हमारी आंख पर, सिंपल हम कोई प्रकाशिक यंत्र यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आंख तो है ही, वो भी तो एक प्रकार से प्रकाशिक यंत्र है। तो जो यहाँ से प्रकाश टकरा के हमारी आंख पे जा रहा है और जैसे आंख पे लेंस पे जाके पड़ेगा प्रकाश, आंख का लेंस क्या कर रहा है, उसको, उसका जो समस्त प्रकाश है उसको फोकसित कहाँ पे कर रहा है, रेटिना पे कर रहा है, उसको वहाँ पे प्रतिबिंब बना रहा, तो उस वस्तु को हम देख रहे हैं। यही बात हो गई। लेकिन समझना दोस्तों, लेकिन अभी तक पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब हम होशियार हो गए हैं थोड़े हम लोग। आप लोग कहोगे होशियार हो गए, इसका मतलब क्या है? अरे हम लोगों ने विवर्तन का चैप्टर पढ़ लिया है। आप लोग सोच रहे विवर्तन का चैप्टर पढ़ लिया है, इसका मतलब क्या हो गया? देखना जरा, आंख है, एक छोटा सा सिंबल बना रहे हैं, आंख है तो अरे उसमें एक लेंस तो लगा हुआ है ना वृत्ताकार, इस प्रकार से। एक कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो एक बिंदु वस्तु रखी हुई है, लेंस रखा हुआ है। अब हम आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ से देखो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये चल रही हैं, और आंख क्या कर रही, ये हमने मान लो ये रेटिना है, इसको पर्दे के रूप में ऐसे बना दिया, ये रेटिना है, मान लो ये आंख का लेंस है, ये आंख है, ये नेत्र है, और ये रेटिना है, ठीक है, ऐसे मान लो हमने ऐसे लिख दिया, ये रेटिना है, पर्दा बना दिया ऐसे। तो हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई दे रही, जब जो नेत्र है वो रेटिना पे प्रतिबिंब बना रहा। अब ध्यान से सुनना, अभी तक हम लोग जानते नहीं थे चीज़ों को, लेकिन अब हम थोड़ा सा और अंदर तक जा रहे हैं। हमने बोला मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा कंसेप्ट देख के, अरे ये क्या हो गया। अब देखो क्या होगा, हम ये कहेंगे बिंदु वस्तु है तो यहाँ पे एक बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए इस बिंदु वस्तु का। ये आँख क्या करेगी, नेत्र क्या करेगी, इस बिंदु वस्तु का यहाँ पे बिंदु प्रतिबिंब बना देगी और वस्तु में दिखाई दे जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता है? फिर कैसा होता है? क्या होगा कि हमें यहाँ पे देखो एक बिंदु वस्तु दिखाई ना देकर एक धब्बा धब्बा सा दिखाई देगा, एक धब्बा, मतलब इसका बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, एक यहाँ पे एक धब्बा प्रतिबिंब बन जाएगा। इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, यहाँ पे एक धब्बा बन जाएगा, और हमें एक वस्तु कैसी दिखाई देगी, एक धब्बे के रूप में दिखाई देगी। अब आप कहोगे ये क्या बकवास होगी सर, ये तो नया, आपने कुछ नया ही बता दिया, कैसे धब्बे के रूप में होगा। इस धब्बे को हम क्या कह देंगे, इस धब्बे को हम कह देंगे विवर्तन चित्र। अब कहोगे सर ये आप क्या नई चीज ले आए, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो विवर्तन चित्र हो गया, ये तो फिर कुछ कंफ्यूजिंग हो गया, कैसे हमें समझ में नहीं पा रहे। तो देखो इसको समझो, चूंकि जो ये वस्तु से जो प्रकाश चल रहा है टकरा कर, जो हमें आँख की यहाँ इस पे क्या है, आँख पे पड़ा है, नेत्र पे पड़ा है, इस प्रकाश के यंत्र पे गिरा है, तो ये प्रकाशिक यंत्र का जो द्वारक है जिसमें से प्रकाश गुजर रहा है, द्वारक ही तो है, जो कि क्या है, एक लेंस है। वो कैसा है, वृत्ताकार लेंस है, इसीलिए तो हमने वृत्ताकार द्वारक का विवर्तन पहले से बता दिया आपको। और जब प्रकाश, सुनना, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक से गुजरता है, तो चूंकि प्रकाश का एक तरंग है, उस तरंग का एक गुण होता है, अगर उस अवरोध या द्वारक का जो आकार, वो समझ, ध्यान से समझना। अब हम लोग इसीलिए तो कह रहे थे, अब हम लोग होशियार हो गए थोड़े से। कैसे होशियार हो गए कि जब प्रकाश किसी अवरोध से या द्वारक से गुजरेगा और उस द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना की कोटि में हुआ या उसकी कोटि का हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश जो होगा ना वो सर थोड़ा सा विवर्तित होगा। आप लोग कहोगे सर ऐसे तो बनेगा, ठीक है, लेकिन वो प्रकाश क्या होगा, विवर्तित हो जाएगा। और विवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब ना होगा, एक्चुअली क्या होगा, विवर्तन प्रतिरूप होगा। समझे ना बात को, प्रकाशिक है, तरंग का गुण है, जैसे ही किसी भी द्वारक से निकलेगी। अब आप वस्तुओं को देखो, एक आपको एक, अब आप सोच रहे हो ये तो नई बात बता दी। अभी तक हम लोग सोच रहे थे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु होता है, एक वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वो वहाँ तक ऐसे समझ लो आप लोगों ने अभी तक विवर्तन नहीं पढ़ा हुआ था। अब हम थोड़ा सा और डीपली चले गए। किसी भी वस्तु का आप जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, समझना, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब देख रहे हो वो एक्चुअली किससे देख रहे हो, किसकी सहायता से देख रहे हैं, हम लोग प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से देख रहे हैं। अगर प्रकाशिक यंत्र जो हैं और उनकी जो आकार है उनकी तरंगदैर्घ्य की कोटि की तुलना में है, तो क्या होगा, जो प्रकाश वहाँ से गुजरेगा और जो प्रतिबिंब बनाएगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो प्रतिबिंब विवर्तन प्रतिरूप होगा। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, इसका ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो देखो ऐसा है कि जैसे ही प्रकाश यहाँ से जाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, एक विवर्तन प्रतिरूप बनाएगा। और चूंकि एक बिंदु वस्तु थी, एक बिंदु वस्तु ना होकर एक यहाँ पे धब्बा सा बनाएगा। धब्बा सा बनाने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा, उसकी तीव्रता वाला वक्र हम आपको बना के बता रहे हैं। तो सेंटर में जो प्रतिबिंब बनना था
वो ऐसा बनेगा कि इसकी तीव्रता देखो क्या होगी, सेंटर में सबसे ज़्यादा होगी। ये निम्नलिखित मिल गया, फिर देखो एक गोणोच्चिष्ट, ये और गोणोच्चिष्ट इस प्रकार से खत्म हो गया, और ये भी गोणोच्चिष्ट, ये गोणोच्चिष्ट इस प्रकार से खत्म हो गया। तो देखो यहाँ पे तो तीव्रता लगभग बहुत कम है, और यहाँ पे भी तीव्रता लगभग बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा तीव्रता क्या है, यही है। तो इस प्रकार से हमें क्या कह देंगे, ये वस्तु जो दिखाई दे रही है धब्बा सा, वो इस पर धब्बा देने का मतलब ये है कि जो मेन जो आपको पॉइंट दिख रहा वो तो हो गया ज़्यादा तीव्रता का उच्चिष्ट केंद्रीय, और थोड़ा थोड़ा सा रोशनी और दिखेगी, यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइट दिखेगी, और हल्की हल्की सी लाइट क्या हो गई, ये आपके गोणोच्चिष्ट हो गए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप देखो एक लाइन समझ लेना, ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं किसी भी प्रकाशक यंत्र की सहायता से, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो विवर्तन प्रतिरूप होता है। समझना बात को आप लोग ध्यान से, कि किसी भी वस्तु को हम जो देखते हैं, चाहे आंख से देखें चाहे किसी भी प्रकाशक यंत्र से देखें, तो जो वस्तु का हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविकता में होता क्या है वो प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब जो होता है वो प्रकाश जो विवर्तन क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप होता है उस वस्तु का। और छुगर धब्बा के रूप में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके केंद्रीय वाले भाग में तो क्या होती है, ज़्यादा तीव्रता होती है। तो मेन जो प्रतिबिंब दिखता है वो हमें इस केंद्रीय वाले भाग के कारण से ही दिखता है, लेकिन इसके आसपास कुछ थोड़ा सा अंधकार, थोड़ा सा प्रकाश और दिखता है, जो कि इसीलिए तो हम धब्बा बोल रहे हैं, जो कि क्या होते हैं, कम तीव्रता के उच्चिष्ट होते हैं और इस प्रकार से निम्नलिखित होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे भी कह लो तो ये धब्बा आपको दिख रहा, तो ये तो मेन तीव्रता हो गई, इसके आसपास थोड़ी सी तीव्रता और देखेगी, फिर पूरा क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, पूरा अंधकार। मतलब एक बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आपको बिंदु वस्तु ना दिखाई देकर कैसा दिख रहा है, एक धब्बा सा दिख रहा है। क्लियर हो गया। तो एक लाइन में हम इसको फिर बोल के आपको बता रहे हैं, आपको क्या याद रखना है, किसी भी बिंदु वस्तु का प्रकाश के अंदर जो प्रतिबिंब बनाता है वो एक क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो आगे चलो, यहाँ पे चूंकि ये नेत्र है तो नेत्र के लिए फिर वो थीटा क्या हो जाएगा, देखो वृत्ताकार द्वारक है तो इसके लिए थीटा देखो वो हम बता चुके हैं आपको, एक कैलकुलेशन आपको नहीं देखनी है, बस केवल आपको याद रखना है कि इस प्रकार से थीटा होता है 1.22 λ/d। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वो तो उसका विवर्तन प्रतिरूप है। तो देखो अब क्या है कि अगर मान लो कोई दो वस्तु समीप रखी हुई है, ध्यान से देखना चीजों को, अब सुनना, अब अंतर कैसे भी, कंसेप्ट क्या है इसका रिजॉल्विंग पावर का, कि विभेदन हम कैसे करते हैं। तो अगर मान लो कोई दो वस्तुएं ये है, एक वस्तु ये है, मान लो बिंदु वस्तु, एक वस्तु ये है, अगर मान लो ये समीप में रखी हुई है और हम देख रहे हैं, देखो कुछ यहाँ एक वस्तु यहाँ पे रखी है, एक वस्तु ये रखी है और एक वस्तु थोड़ी सी ज़्यादा दूर रखी है, और एक वस्तु ये रखी है और ये वस्तु इसके थोड़े से बिल्कुल नज़दीक में रखी है, ये रखी है। तीन स्थिति ले ली हमने वस्तुओं की, थोड़ी ज़्यादा दूर दूर और थोड़ी पास पास और ज़्यादा पास पास, समझना, दो वस्तुएं रखी हुई हैं। अब हम इनको मान लो किसी प्रकाश यंत्र की सहायता से देख रहे हैं, या फिर ऐसे मान लो हम सीधी आँख से ही देख रहे हैं, नेत्र से ही देख रहे हैं, तो ये वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी, इस वस्तुओं से किरणें चलेंगी। देखो एक बात और समझ लो, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है एक्चुअली वो क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप होता है, क्योंकि इस प्रकाश से हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। किसी भी वस्तु को हम देख पा रहे हैं वो प्रकाश की सहायता से देख पा रहे हैं, और प्रकाश एक्चुअली क्या है, तरंग है, और एक्चुअली जब प्रकाश किसी द्वारक से गुजर रहा है तो वो तरंग है, और तरंग का गुण होता है कि जैसे वो किसी द्वारक या अवरोध से गुजरता है वो विवर्तन प्रतिरूप या विवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब है वो एक्चुअली एक्यूरेट प्रतिबिंब ना होकर, मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब ना होकर, उसको हम ऐसे कह रहे हैं वो विवर्तन प्रतिरूप है। ठीक है, अब मान लो ये तीन स्थितियां ले ली हमने, पहला केस है, देखो मजेदार बात समझना आप लोग, दूसरा केस है, यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट ही बदल जाएगा क्या कह रहे हैं हम। अब बताओ इन दो वस्तुओं को देख रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, सर ये तो हमें सब अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली में कंसेप्ट समझना, रिजॉल्विंग पावर का कंसेप्ट क्या है। तो अपने एक वैज्ञानिक आए जिनको नाम था रेले, उन्होंने कंसेप्ट क्या दिया, या रिजॉल्विंग पावर का आप कंसेप्ट समझो। तो हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार बताओ, जब आप किसी भी प्रकाश के यंत्र से इन दोनों वस्तुओं को देख रहे हैं, ऐसे कह लो सीधी आंख भी तो प्रकाश के यंत्र है, इन वस्तुओं को देख रहे हैं, तो इनसे प्रकाश, इससे प्रकाश चला होगा, इस वस्तु से प्रकाश जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, हमारी आंख पे गिरेगा या आंख के नेत्र पे गिरेगा, और नेत्र से प्रकाश विवर्तित होकर अपना अपना क्या बना देगा, वो अपना अपना क्या विवर्तन प्रतिरूप बना देगा। तो इसका देखो, इससे चलने वाला प्रकाश है, उसने मान लो विवर्तन प्रतिरूप ऐसे बनाया, ऐसे, ध्यान से समझना, ये उसका देखो क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, और इसका देखो ये केंद्रीय उच्चिष्ट ये है दूसरी वस्तु का,
देखो केंद्रीय उच्चिष्टि बना, एक बात और समझ लो हम लोग, अब हम लोग जो द्वितीय सब्सिडरी उच्चिष्ट हैं या जो गौणोच्चिष्ट उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी तीव्रता ना के बराबर होती है, या ऐसे के लोग दिखते ही नहीं है सीधा सीधा सामान्य बात में। लेकिन जो मुख्यतः जो तीव्रता का अधिकतम भाग होता है, अधिकतम परसेंटेज होता है या चमकीला जो भाग होता है, वो केंद्रीय उच्चिष्टि होता है। उसके बाद तो प्रकाश की तीव्रता ना के बराबर थोड़ी सी बिखरी हुई रहती है, तो उसको हम नहीं बना रहे। तो एक वस्तु ए है, तो हमें यहाँ पे इसने एक विवर्तन प्रतिरूप बनाया है, एक उच्चिष्ट बनाया, केंद्रीय उच्चिष्ट। अब हम बार बार केंद्रीय उच्चिष्ट ना बोल के विवर्तन प्रतिरूप बोल देंगे। और दूसरी वस्तु ने ये बनाया, तो ये वस्तु देखो हमें क्या है, दोनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं। एक विवर्तन प्रतिरूप हमें एक चमकीला तीव्रता का विवर्तन प्रतिरूप ये दिखाई दे जाएगा, एक दिखाई दे जाएगा, वस्तु हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अब मान लो वस्तुएं थोड़ी सी पास पास हो गई, तो यहाँ पे क्या है, पास पास हो गई, तो विवर्तन प्रतिरूप भी थोड़े पास पास खिसक आएंगे। अब देखना इसका केंद्रीय विवर्तन प्रतिरूप ऐसे बना इस प्रकार से, और इसका ऐसे बना इस प्रकार से। अभी भी देखो क्या है, अभी भी आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, देखो इस प्रकार से, ये थोड़ा उठा हुआ भाग, फिर थोड़ी डिप दिख रही है, फिर ये उठा हुआ भाग, ये डिप दिख रही, फिर ये उठा हुआ भाग दिख रहा है। यहाँ पे भी आप वस्तुओं को, दोनों वस्तुएं आपको कैसी दिखाई दे रही, अलग अलग दिखाई दे रही। यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है, अलग अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि एक उच्चिष्ट दूर है और दूसरा उच्चिष्ट भी थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें और पास पास आ गए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें विवर्तन प्रतिरूप ऐसे दिख रहा है। देखना पहले वाले का जो उच्चिष्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, और जो दूसरे वाले का उच्चिष्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि ज़्यादा पास पास आ गई वस्तुएं, उच्चिष्ट भी पास पास आ गए, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे लिए दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। अब समझना एक क्या लॉजिक हो गया। तो इन्होंने रिजॉल्विंग पावर का कंसेप्ट ये दिया रेले ने कि क्या होता है कि जब हम दो वस्तुओं को देख रहे हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं को किसी भी यंत्र से, आंख से या यंत्र से, तो उनके हम सामान्यतः क्या देखते हैं, विवर्तन प्रतिरूप को देखते हैं। अगर वो वस्तु पास, जैसे वस्तु दूर दूर है, तो हम सामान्यतः अलग अलग या विभेदित करके देख ले रहे हैं। विभेदित मतलब अलग अलग, दो वस्तुएं ऐसी हैं, तो इन दोनों वस्तुओं को जब हम देख रहे हैं, देखो ध्यान से, तो इनके दोनों के विवर्तन प्रतिरूप क्या बन रहे हैं, हमारे आंख की रेटिना पे बन रहे हैं। चूंकि वस्तुएं काफी दूर दूर हैं, तो विवर्तन प्रतिरूप या विवर्तन के जो उच्चिष्ट हैं वो काफी दूर दूर बनते हैं, तो हमें दो अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। जैसे हम पास पास लाए तो इनके विवर्तन प्रतिरूप भी पास पास आ जाते हैं, और पास पास आ जाते हैं तो जैसे हम और पास पास लाएंगे और पास पास आ जाएंगे, और पास पास लाएंगे और पास पास आ जाएंगे, तो हम इनको अलग अलग देख पा रहे हैं। और जब हम पास पास लाते लाते एक स्थिति ऐसी आती है, ध्यान से सुनना, जो रेले ने जो नियम दिया था, इसी को हम कहते हैं रेले की क्राइटेरिया, रेले की कसौटी। तो रेले ने क्या बता दिया कि हम इन वस्तुओं को तभी तक अलग अलग देख सकते हैं। ध्यान से सुनना एक एक लाइन के, दो वस्तुएं दूर दूर रखी हैं तो हम अलग अलग देख पा रहे हैं, क्योंकि हम विवर्तन प्रतिरूप देख रहे हैं। अगर हम इसको पास पास लाते चले जाएं, लाते चले जाएं, लाते चले जाएं, तो इन वस्तुओं को हम तभी तक अलग अलग देख पाएंगे जब, एक लाइन ध्यान से सुनना इस लाइन को, जब किसी पहली वस्तु का जो प्रथम निम्नलिखित हो द्वितीय वस्तु के केंद्रीय उच्चिष्ट के कैसा हो जाए, संपाती हो जाए। देखो ये वाला, या ऐसे कह लो द्वितीय वस्तु का, ये द्वितीय, देखो ये पहली है, ये दूसरी है, ऐसी को ए भी मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ए है, ए बी है, बी का निम्नलिखित और ए के केंद्रीय उच्चिष्ट के क्या हो, संपाती हो, या ए का निम्नलिखित बी के केंद्रीय उच्चिष्ट के संपाती हो। यहाँ तक हम वस्तुओं को क्या कर पाएंगे, ठीक ठीक विभेदित कर पाएंगे। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी बीच की दूरी कम हो गई, तो फिर देखो पहली वाली वस्तु का उच्चिष्ट, ये दूसरी वाली वस्तु का उच्चिष्ट, ऐसे दोनों वस्तुओं के जो विवर्तन प्रतिरूप होते हैं, फिर वो इस प्रकार से ओवरलैप हो जाएंगे कि वो दो वस्तुएं हमें जो अलग अलग दिखाई ना देगा, कैसी दिखाई देंगी। फिर इस प्रकार से आप ऐसे समझ लो कि ये वस्तुएं देखो अब क्या है, ये ज्यादा पास पास आ गई, तो इनका जो विवर्तन प्रतिरूप है वो ओवरलैप हो गया, और वस्तु हमें कैसा, एक ही क्या दिख रहा है आपको, एक ही उच्चिष्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक ही विवर्तन प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। तो फिर जो आपको वस्तुएं हैं वो दो वस्तुएं दिखाई ना देकर एक ही वस्तु केवल दिखाई दे रही है। इसी को हम कहते हैं रेले की कंडीशन, या रेले की कसौटी, या रेले का क्राइटेरिया, कि अगर मतलब दो वस्तुओं को हमें अलग अलग दिखाई देखना है तो उनकी दूरी लगभग इस प्रकार से होनी चाहिए कि इनके जो विवर्तन प्रतिरूप हो वो क्या हो, इस प्रकार से हो कि पहली वस्तु का या किसी पहली वस्तु के कारण जो उसका प्रथम निम्नलिखित हो द्वितीय वस्तु के केंद्रीय उच्चिष्ट की संपाती हो। तो इस कंडीशन तक हम वस्तुओं को अलग अलग देख पाएंगे। और अगर वस्तु इससे भी ज़्यादा पास आ गई तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट या ऐसे कह लो विवर्तन प्रतिरूप और पास पास आ जाएंगे, तो फिर इतने ज़्यादा वो अति व्यापित हो जाएंगे दोनों विवर्तन प्रतिरूप कि हमें फिर दो उच्चिष्ट दिखाई ना देकर या दो विवर्तन प्रतिरूप ना दिखाई देकर एक ही विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देगा। और जो एक ही विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देगा तो हमें फिर आँख क्या देखेगी,
वो दो वस्तुएं ना देखकर क्या करेगी, वो एक ही वस्तु को देखेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई थोड़ी सी कि देखो एक लाइन में हम इनको बोल के ख़त्म कर रहे हैं, फिर बाकी का टॉपिक हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब कि रेले के अनुसार अभी हम देखो केवल ये बता रहे हैं कंसेप्ट क्या है रिजॉल्विंग पावर का, दो वस्तुओं को अलग अलग देखने का कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ये है कि सामान्यतः हम किसी वस्तु को जो देखते हैं अपने किसी भी प्रकाशिक यंत्र या नेत्र से, वो हम क्या करते हैं, उस वस्तु का विवर्तन प्रतिरूप देखते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप होता है। अब विवर्तन प्रतिरूप होता है तो अगर दो वस्तुएं कुछ इस प्रकार से हैं और इनको हम अलग अलग देख रहे हैं, दो वस्तुओं को, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, हाँ देखो आगे तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। दो वस्तुएं इस प्रकार से हैं और अगर हम दोनों वस्तुओं को अलग अलग देख रहे हैं तो रेले ने ये कहा एक्चुअली हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को अलग अलग देख रहे हैं मतलब कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, मतलब हम दोनों का विवर्तन प्रतिरूप देख रहे हैं। और दोनों का विवर्तन प्रतिरूप, अगर दोनों का विवर्तन प्रतिरूप अलग अलग बन रहा है, दो चित्र में दिखाई देंगे या दो प्रतिरूप दिखाई देंगे, तो वस्तु हमें सामान्यतः अलग अलग दिखाई देंगी। लेकिन अगर मान लो हम वस्तुओं को पास लाते चले जाएं तो विवर्तन सीधी बात है, विवर्तन प्रतिरूप भी पास आता चला जाएगा। तो हम वस्तुओं को केवल अलग अलग तभी तक देख पाएंगे जब तक विवर्तन प्रतिरूप जो इतना पास आ जाए कि दोनों अतिव्यापित ना हो बहुत ज़्यादा। और इस प्रकार से इन्होंने रेले ने ये कहा कि हम देखो दोनों को अलग अलग तभी देख पाएंगे जब उसकी क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है कि पहली वाली वस्तु का प्रथम निम्निष्ठ और द्वितीय वस्तु के कारण जो विवर्तन प्रतिरूप का जो उच्चिष्ट है वो संपाती हो जाए। तो इस स्थिति तक जो अतिव्यापन होगा वो इस प्रकार से होगा, देखो ये प्रथम उच्चिष्ट, ये द्वितीय उच्चिष्ट, और परिणामी देखो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। परिणामी जो हमें दिखाई देगा, हम डॉट डॉट करके बना रहे हैं, वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे एक डिप दिखेगी और इस प्रकार से परिणामी। तो देखो बीच में एक डिप आ रही है, डिप आ रही है मतलब एक उच्चिष्ट आपको ये दिख गया और दूसरा उच्चिष्ट ये दिखाई दे गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, अलग अलग वस्तुएं दिखाई देंगी। ये लास्ट क्राइटेरिया है। और इसकी समीप अगर कोई वस्तु आ जाए तो फिर देखो एक इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, दोनों वस्तुओं के जो विवर्तन प्रतिरूप है वो अतिव्यापित हो जाएंगे। और फिर परिणामी जो विवर्तन प्रतिरूप है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जो कि क्या दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु हमें दो दिखाई ना देकर केवल क्या होंगी, एक ही दिखाई देगी। देखो एक चीज़ और समझ लो आप इसमें भी एक थोड़ी सी कंडीशन ये है कि आप कहोगे सर अगर मान लो अभी तो हमने आपने दोनों को एक एक सा बनाया है, सेम हाइट का बनाया है, मान लो ये थोड़ा ज़्यादा हाइट का हो, ये थोड़ा सा कम हाइट का हो, तो ये वाली शर्त भी फिर क्या नहीं होगी, लागू नहीं होगी। वो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है आपके, चूँकि सिलेबस में भी नहीं है ये चीज़ें इतनी ज़्यादा। तो बस आप इतना ही समझ लो कि दो वस्तुओं को देखने के लिए एक लाइन में ऐसे ही समझ लो कि रेले के अनुसार अब जो रिजॉल्विंग पावर का कंसेप्ट वो ये है कि दो वस्तु हमें किसी भी प्रकार से यंत्र द्वारा तभी दिखाई देती है जब उनके द्वारा जो उन दो वस्तुओं के जो विवर्तन प्रतिरूप होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। अगर उनकी विवर्तन प्रतिरूप ओवरलैप कर गए एक दूसरे पर तो फिर वो दो वस्तु हमें दो दिखाई ना देकर वो क्या दिखाई देंगी, वो हमें एक ही दिखाई देंगी। तो ये हो गया रेले का कंसेप्ट साथ कि हमें देखो दूर दूर है तो दिखाई देंगे, हम पास लाते हैं तो कब तक हमें वो दो अलग अलग दिखाई देती रहेंगी, इस स्थिति तक वो हमें क्या दिखाई देती रहेंगी, दो वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती रहेंगी। और इससे भी हम पास आ जाएंगे तो फिर वस्तुएं दो ना दिखाई देकर कैसी दिखाई दे जाएंगी, एक दिखाई दे जाएंगी। तो रिजॉल्विंग पावर का कंसेप्ट क्या हो गया कि किसी भी प्रकार से यंत्र की ऐसी क्षमता जो वो दो वस्तुओं के जो विवर्तन प्रतिरूप है वो अलग अलग बना पाए, अलग अलग देख पाए, तो उसकी हम इसको क्षमता को क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो देखो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहे, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़ना, इस पर हम और अच्छे से कल चर्चा करेंगे। फिर मानव नेत्र के लिए भी चर्चा करेंगे कि मानव नेत्र किस प्रकार से होता है, और उसी के बाद हम लोग क्या देख लेंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की, मतलब कुछ आगे 2-3 वीडियो और लाएंगे छोटी छोटी सी, और इसी में हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।